बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान अमेरिका तनाज़ा अब इतना फैल गया है कि इसमें यूरोप के 20 मुल्कों समेत मज़ीद 22 ममालिक मुलव्वस हो गए हैं। यानी ये बात जो इब्तिदा में मजाकन की जा रही थी कि ये तीसरी जंग अज़ीम बन सकती है, तो अब कुछ शक्ल इस तरह की बनती जा रही है। जंग अज़ीम तो वर्ल्ड वार जंग तो नहीं लगेगी, लेकिन ये एक तरह की आलमी जंग बनती जा रही है। और अब बरतानिया पर ईरान के हमले का शदीद ख़तरा है। ईरान ने जो धमकी दी थी कि बरतानिया ने अमेरिका को अड्डे दिए तो हम बरतानिया को भी निशाना बनाएंगे, चुनाचे कल उसने डिगो गार्शिया जजीरे पर हमला किया, जो बहर हिंद में बरतानिया का आखिरी बड़ा अड्डा है। और वहाँ 2 मिसाइल चलाए जो निशाने पर तो नहीं लग सके, लेकिन जजीरे तक पहुँचने में वो कामयाब रहे। और ये जजीरा ईरान के साहिल से 3800 किलोमीटर के फासले पर है, यानी 3800 तकरीबन 4000 किलोमीटर आप कह लें। और लगभग इतना ही फासला ब्रिटेन का बनता है। और ख़तरा है, बल्कि इतलात है कि 1-2 दिन में ईरान बरतानिया पर भी हमला कर देगा। और तीसरी तरफ 2 तरफा जंग में कल ईरान का सबसे बड़ा, अब तक का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो कल हुआ है। और यानी 3-4 इमारतें ऐसी ईरान की गिराई गई हैं जो इसकी मिसाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम थी। और ख़ास तौर पर एक पूरा बड़ा कम्प्लेक्स ड्रोन मिसाइलों का, जिसमें मिसाइल साजी के तमाम मरहले उसी कारखाने में तैयार होते थे। और ये ईरान का सबसे बड़ा मिसाइल यूनिट था। इस कम्प्लेक्स में मिसाइल बनते थे, इसी कम्प्लेक्स में मिसाइलों की तैयारी के लिए ईंधन बनता था। और इसी कम्प्लेक्स में एक यूनिट था जो मिसाइलों के पुर्जे बनाता था। और साथ ही एक बहुत बड़ा गोदाम, ज़ख़ीरा गाह जिसे कहना चाहिए, ज़ेरे ज़मीन था ये सारा कुछ। और इसराइल को मुखबरी पहले इसकी नहीं हुई थी, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि अमेरिका और इसराइल को अब भी ईरान के कई मिसाइल साइट्स का पता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है इसको उड़ाना। इसके अलावा कल बसीज पर 3 मकामात पर हमले किए गए, जिनमें बसीज को बहुत नुकसान पहुँचा और उनके बहुत सारे रज़ाकार मारे गए। तो तफसीलात कुछ यूँ हैं कि यूरोप के 20 मुल्कों ने आमादगी ज़ाहिर कर दी है और अमेरिका को बता दिया है कि वो हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अमेरिकी एडवेंचर का साथ देंगे। अमेरिकी एडवेंचर हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान है, ये बताया जा रहा है। अगले हफ्ते से मतलब ये है कि 8-10 दिन के अंदर अंदर इतना अरसा लग जाएगा। इससे पहले बड़े पैमाने पर कोई एडवेंचर नहीं हो सकता। हाँ, इसका आगाज़ हो सकता है, क्योंकि एक इनका जो बड़ा जहाज़ है जो 2400 या 2500 के करीब रैपिड फोर्स के, स्पेशल फोर्सेस के जवानों को लेकर आ रहा है, वो अब तकरीबन ओमान के नज़दीक पहुँच चुका है। लेकिन बड़ी कार्रवाई का आगाज़ तब होगा जब अमेरिका से रवाना होने वाले 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बहरा रूम या खलीज फारस में बहरा कुल्ज़म के रास्ते पहुंच जाएंगे। तो इसमें अभी वक्त लगेगा। तो अब ये इनमें 20 ममालिक तो यूरोपी हैं और 2 ममालिक हैं एशियाई, यानी जापान और जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया ने पहले इशारा दिया था मस्बत कि हम शामिल होंगे। अब उसने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो शामिल होगा और अपने फ़ौजी दस्ते भी भेजेगा। इसी तरह जापान ने भी साथ देने का ऐलान किया है। और ईरान ने जापान को न्यूट्रल करने के लिए उसे ये पेशकश की है कि जापान के जहाज़ों को हुर्मुज़ में रोका नहीं जाएगा। वो आराम से, इत्मीनान से जहां आ सकते हैं और तेल लेकर जा सकते हैं। ये पेशकश ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ी साहब ने की है। और अभी तक जब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, जापान की तरफ से ईरान के इस पेशकश पर कोई जवाब नहीं आया। अब ये देखना पड़ेगा कि जापान ईरान की बात मानता है। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो अमेरिका को नाराज़ नहीं करेगा। तो गोया कि ये अब 24 ममालिक ये हो गए और 6 ममालिक गल्फ़ के इस तनाज़े में मुलव्वस हैं, यानी 28 मुल्क हो गए ये। और फिर अमेरिका और इसराइल 30 मुल्क हो गए। और इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान से भी के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि अगर सऊदी अरब पर मज़ीद हमले हुए तो वो भी इस तनाज़े में किसी न किसी शक्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। गोया के एक मिनी वर्ल्ड वार का सा समा पैदा हो गया। दूसरी तरफ ईरान ने जो हमले किए हैं उनमें एक तो तेल अवीव एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला किया और वहाँ मौजूद तेल की जितने भी ज़ख़ीरे थे ईंधन भरने के,
ईंधन भरने का सिस्टम भी और ईंधन भरने के जो टैंकर भी और जो गोदाम भी वो सारे के सारे तबाह कर दिए हैं। ये ईरान का दावा है। इसराइल ने इस दावे की तरदीद नहीं की है लेकिन तस्दीक भी नहीं की है। इसका मतलब है कि या तो ईरान का दावा दुरुस्त है या फिर ईरान का दावा बड़ी हद तक दुरुस्त है और तेल अवीव में ये नुकसान उसने पहुँचाए हैं। और दूसरी तरफ अरब मुल्कों पर कल का दिन निस्बतन हल्का गुजरा। सऊदी अरब में ईरान ने सिर्फ 6 ड्रोन भेजे जो जिनमें से कोई भी हिट नहीं कर सका, 6 के 6 गिरा दिए गए। अमारात में 1 मिज़ाइल और कुछ ड्रोन भेजे गए जो सारे के सारे गिरा दिए गए, हिट कोई नहीं कर सका। मतलब ये है कि कल सऊदी अरब और अमारात पर जो हमले किए गए ईरान की तरफ से वो मामूली नौइयत के थे, बड़े शदीद किस्म के नहीं थे। अलबत्ता इसराइल पर जो हमला किया गया वो शदीद नौइयत का था। और न सिर्फ ये है कि तेल अवीव बल्कि हाइफा पर भी एक हमला और किया गया। हाइफा पर हमले की तफसील शामिल नहीं है, लेकिन जो इसराइल ने हमले किए उनमें सबसे बड़ा तो यही है जो तेहरान में इन्होंने तकरीबन 3 इलाकों में, मशरकी, जनूबी और मगरबी तेहरान के 3 मुकामात पर, 3 इलाकों में 8-10 मुकामात पर हमले किए। और इनमें सबसे बड़ा हमला वो था जिसमें इन्होंने एक कम्प्लेक्स को गिरा दिया, तबाह कर दिया। उस कम्प्लेक्स में जैसा कि मैंने तफसील से बता दिया कि उसमें मिज़ाइल साजी के तमाम मरहले तय होते थे और ये ईरान का सबसे बड़ा खुफिया कम्प्लेक्स था और इसके तबाही से ईरान को खासा नुकसान पहुंचा। इसके साथ ही तेहरान के कुछ फासले पर मिज़ाइलों के पुर्जे बनाने वाली एक फैक्ट्री को भी तबाह किया गया। और फिर एक बड़ी खबर ये है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब के एक ज़ेरे ज़मीन कंपाउंड को भी तबाह कर दिया गया। उसमें इतला ये है कि सैकड़ों फ़ौजी, पासदारान इनकलाब के सैकड़ों फ़ौजी मारे गए हैं। और ये गालिबन तेहरान में कल जो हुआ ये ईरान के ख़िलाफ़ होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई थी। और ये जो जज़ीरा खारक पर जो बड़ा हमला किया गया था वो भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं थी क्योंकि वहाँ बहुत थोड़े फ़ौजी तैनात थे। अगरचे वहाँ की मिलिट्री तनसीबात सारी की सारी तबाह कर दी गई, लेकिन ये तेहरान का नुकसान सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा बसीज को 3 जगह पर निशाना बनाया गया। एक तो नजफ़ आबाद में उन पर हमला किया गया जिसमें इनका डिप्टी कमांडर जो था जनरल अजीम इस्माइल वो मारा गया। डिप्टी कमांडर, बसीज का डिप्टी कमांडर अजीम इस्माइल मारा गया, जबकि इनका जो जनरल चीफ था वो कल मारा गया था। जनरल नैनी ये कल मारा गया था। तो बसीज का ये एक हमला ये हुआ और एक हमला शिराज में हुआ। वहाँ पहले तो इनके कंपाउंड पर हमला किया गया और फिर हमला शुरू होने के बाद बसीज के जो वर्कर थे, फ़ौजी थे, वो भागकर पुल के नीचे पहुंचे तो वहाँ भी उनको हिट किया गया। और फिर तीसरा हमला वो ज़रा मुनफरिद या अलग किस्म का था, वो था तबरेज़ में हुआ। तबरेज़ शिमाल मगरबी ईरान में आज़रबाईजान के इलाके में है। तबरेज़ में किसी तैयारे ने हमला नहीं किया बल्कि नामालूम अफराद के एक गिरोह ने या एक टोली ने बसीज के एक कैंप पर हमला किया और उसमें 25 बसीज के वर्कर या फ़ौजी मारे गए और तकरीबन इतने ही ज़ख्मी हुए। ये अपनी नौइयत की पहली वारदात है जिसे आप टेररिज्म भी कह सकते हैं क्योंकि नामालूम हमलावर थे। अब ये किसी को नहीं पता कि ये हमलावर कौन थे, किसी गैर मुल्की ताकत के भेजे गए कमांडो थे या वहाँ के किसी मुजाहमती ग्रुप ने ये कार्रवाई दिखाई है। ये इसकी तफसीलात अभी तक नहीं आई लेकिन ये पता चल जाएगा। और इसी तरह तेहरान के जनूब में भी एक पासदारान का एक जो बेस कैंप था वो तबाह किया गया है और तेहरान का जो फौजी हेडक्वार्टर है उसका नुकसान असल में सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, तो ये अमेरिका की तरफ से था और इसराइल की तरफ से था और जो इधर ईरान वालों ने किया उसकी तफसील भी मैंने बता दी। अब जो दावा है एक धमकी है। दावा है अमेरिका की तरफ से और उसने कहा है, अमेरिका ये सेंटकॉम का कल बयान जारी हुआ है, कल शाम को सेंटकॉम का बयान हुआ है कि खलीज फार्स में अबनाए हुर्मज़ में गैर मुल्की टैंकरों पर हमला करने की ईरानी सलाहियत हमने बड़ी हद तक ख़त्म कर दी है। ये उनका दावा है सेंटकॉम का। इससे पहले तो अमेरिका का ये दावा था कि उन्होंने मिज़ाइल की इनकी सलाहियत को कमज़ोर किया है, लेकिन हुर्मज़ में जो हमला करने की सलाहियत है उसको कमज़ोर करने के जो दावा पहली मरतबा किया गया है। और साथ ही ये वाइट हाउस के तर्जमान का बयान है कि अब हम
جب چاہیں وہ جو خارق جزیرہ ہے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں، اور یہ خارق جزیرہ ان 4 جزیروں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر قبضہ کر کے اور اس کے ساتھ ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ایران کو آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑنے پر مجبور کیا جائے گا۔ تو اس کے جواب میں ایران کا بیان آیا کہ اگر خارق جزیرے پر امریکہ نے قبضہ کیا تو ہم اسی وقت باب المندب کی راہ گزر بھی بند کر دیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آبنائے ہرمز کی طرف وہاں بھی ایک تنگ ناکہ ہے، ایک طرف جنوبی یمن ہے اور ایک طرف جبوتی ہے، لیکن شمالی یمن وہاں سے قریب پڑتا ہے، یعنی بالکل آمنے سامنے نہیں۔ آمنے سامنے تو یہ دونوں جبوتی ہے اور جنوبی یمن ہے جس پر سعودی عرب کا کنٹرول ہے، لیکن شمالی یمن وہاں سے کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، اور بلکہ باب المندب کے 2-3 جزیرے ایسے ہیں جو شمالی یمن کے قبضے میں ہیں، اور ان جزیروں پر بیٹھ کر وہ کوئی بھی کارروائی کر سکتا ہے۔ اگرچہ ان جزیروں پر سے تو اسے کارروائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان پر امریکہ پہلے کنٹرول کرے گا، لیکن شمالی یمن کا جو اپنا خاص ایریا ہے وہاں بھی حوثیوں نے زیر زمین سیلوز بنائے ہوئے ہیں، یعنی بنکرز کے ٹھکانے، بنکرز بنائے ہوئے ہیں، اور جہاں پر وہ میزائل انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں، میزائل بھی اور میزائل لانچر بھی، تو وہ پہاڑیوں کے نیچے سے حملے کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس دھمکی پر ایران کس حد تک کامیابی سے عمل کرا سکتا ہے اور امریکہ ان کو کس حد تک کاؤنٹر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تنازع اب 4 بر اعظموں میں پھیل جائے گا، ایک بر اعظم امریکہ، ایک بر اعظم افریقہ، ایک بر اعظم ایشیا میں تو چل ہی رہا ہے، اور پھر برطانیہ پر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو یورپ بھی اس تنازع میں ملوث ہو جائے گا، کیونکہ یورپ کے 20 ملک اپنے دستے، فوجی دستے بھی اور دوسری جو بھی سہولت کاری وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ ایک حملہ ایران کے نتانز ایٹمی پلانٹ پر بھی ہوا ہے، اس حملے کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس نے نتانز کا جو سینٹر ہے وہ پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ اب دوبارہ اس پر حملہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی تعمیراتی سرگرمیاں نئے سرے سے جاری تھی، لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی تابکاری نہیں ہوئی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ وہاں ایٹمی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں یورینیم وغیرہ موجود نہیں تھا۔ البتہ اسی حوالے سے ایک خبر اور ہے، امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ آیا ہے، امریکہ کے سینٹ کام کی طرف سے، کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایران نے جو افزودہ یورینیم کا ذخیرہ کس جگہ پر چھپا رکھا ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور اب وہاں ہم اسپیشل کمانڈو فورس بھیجیں گے اس یورینیم کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے۔ تو یہ کیسے وہاں اپنے کمانڈو اتاریں گے، فوجی یعنی فضائی آپریشن ہوگا، کیا ہوگا، تو اور یہ کب تک ہوگا، یہ بھی ابھی دیکھنے کی بات ہے۔ اچھا، شہنشاہ نقوی کے بیان پر تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے جس سے اشتعال اور فرقہ وارانہ منافقت پھیل سکتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی وضاحت، میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ یہ ایران کے صدر محمود پازشکیان کا عجیب سا نام ہے۔ عجیب میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ فارسی لفظ لگتا نہیں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جب کوئی عربی لفظ دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عربی ہے، اور اگر کسی غیر عربی لفظ پر الف لام لگا کر ہم اسے عربی بنانے کی کوشش کریں تو سننے والا شک میں پڑ جاتا ہے کہ یہ عربی لگتا نہیں ہے۔ اسی طرح انگریزی، اسی طرح ہندی، اسی طرح اردو۔ تو یہ لفظ مجھے کھٹکتا تھا کہ یہ کون سی فارسی کا زبان ہے، تو اب پتہ چلا کہ یہ فارسی کا زبان نہیں ہے، یہ فرینچ کا لفظ ہے، جس کو انہوں نے مفرس کر دیا ہے، یعنی اس کو پرشینائز کر دیا ہے۔ یہ ہے فزیشین کا لفظ۔ فرینچ میں فزیشین کا پروننسیشن انگریزی سے تھوڑا سا مختلف ہے، تقریباً وہی ہے لیکن معمولی سا فرق ہے۔ تو فزیشین کو انہوں نے مفرس کر دیا ہے، یعنی اس کو فارسی شکل دے دی، اور فزیشین کو پوزیشکین کر دیا ہے۔ پوزیشکین، فزکس کو انہوں نے عجیب و غریب شکل دے دی ہے، تو فزیشین کا پوزیشکین بنا دیا ہے۔ فزیشین کو یعنی فزیشین کا جو سی ایچ ہے اس کو انہوں نے کاف میں بدل دیا ہے، اور پی ایچ کو پی سے بدل دیا ہے، اور زیڈ کو زے سے رکھا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ صدر، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صدر فزیشین، محمود فزیشین۔ تو خیر، شہنشاہ نقوی آرمی چیف سے جو ملاقات ہوئی، اس کی ساری رداد، جو شیعہ علماء کی ملاقات ہوئی، اس کی ساری رداد باہر آ چکی ہے، اور پھر پتہ یہ بھی چل گیا ہے کہ کس طرح یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آرمی چیف نے اس طرح کی بات کی ہی نہیں جس طرح کی تنقید کی جا رہی ہے،
اور آرمی چیف نے کہا تھا کہ جو لوگ پاکستان سے ایران کی محبت میں پاکستان کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ایران چلے جائیں، لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ اس کا ترجمہ کس کس انداز سے کیا گیا، لیکن حد کر دی شہنشاہ نقوی نے، اور اس نے کہا کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں رہنا ہے تو شیعہ بننا چھوڑ دو، شیعہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے۔ یہ بات نہ کسی نے کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹ کا مقصد ایک سازش ہے، جس کا مقصد فرقہ وارانہ اشتعال اور خانہ جنگی کو ہوا دینا ہے۔ اس بات کا نوٹس لیا جانا چاہیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔